हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर अगर बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और हम दोस्तों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर और थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रॉडली अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार करें इसका, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत एक टॉपिक होता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसका टॉपिक हम लोग चल रहे थे, ठीक है, कर रहे थे। और अगर हम बात करें उसमें दोस्तों, हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में तो हम लोग दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, हमारा जो टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, मैं लास्ट क्लास से इसको रोज रोज रिपीट करते आ रहा हूं कि प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों भौतिक भू आकृतिक आधार पर दोस्तों क्या होता है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्रायद्वीपीय पर्वत, या जिसको पहाड़ियां भी बोल सकते हैं डैश करके ऐसे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे अरावली पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं और मैंने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा थी। फिर दूसरा जो डिवीजन इसका किया जाता है वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि हम बात करें मारवाड़ का प्लेटू, मारवाड़ का पठार, ठीक है, का पठार। जैसे कि अगर हम बात करें मालवा का पठार, मालवा का पठार। और अगर हम बात करें तो जैसे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और अगर हम बात करें तो इसमें इसी में बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और बात करें तो अगर हम दोस्तों इसमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और अगर हम बात करें इसमें तो दोस्तों मेघालय का पठार, या जिसको शिलांग का पठार भी बोला जाता है, मेघालय का पठार। और लास्ट नॉट द लीस्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों दक्कन का पठार, जिसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, दक्कन का पठार। तो ये पठार के अंतर्गत ये पढ़ते हैं। तो यानी हम लोग भारतीय प्रायद्वीप है, या कह लो भारतीय पठार या भारतीय प्रायद्वीप, जो भी बोलना चाहे बोल लें, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। पर्वत के अंतर्गत मैंने बता दिया अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, ये सारी कुछ आती है। इसी में जैसे हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, काडबम पहाड़ियाँ हैं, और बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने जो ये है करा दिया, और मैंने इसमें बताया दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें नीलगिरी छुड़वा दिया, काडबम हिला छुड़वा दिया, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये कुछ चोटियां, ये जो कुछ पहाड़ियां और जो रेंजेस है मैंने छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि जब ये प्रायद्वीपीय पठार का टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चोटियां, पहाड़ियां एवं श्रेणियां सब हम लोग एक क्लास में या दो क्लास करके हम इनको करेंगे स्टेट वाइज। और इसमें जो भी फैक्चुअल चीजें होंगी वो मैं वहां लिखवा दूंगा, तो आपका एक अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसी वजह से मैंने उसमें कुछ छुड़वा दिया। फिर मैंने दोस्तों कल शुरू किया था दोस्तों मैंने प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार मैंने कल आपको मारवाड़ का प्लेटू पढ़ा दिया, मालवा का पठार पढ़ा दिया, बुंदेलखंड बघेलखंड भी बता दिया, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा दिया। अब हम लोग आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, आज हम लोग यहां शुरू करेंगे मेघालय का पठार और दक्कन का पठार, यानी ये हम लोग आज करने वाले। तो जो भी नए हैं उनको बात समझ में आ गई होगी कि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और आप लोगों का क्या छूट गया है। तो आप लोग से निवेदन है, आप जरूर दोस्तों पीछे की जो क्लासेस हैं उनको जरूर देखें, आपका बहुत बेनिफिट होगा। और आज जो क्लास है आप उसको बस 10 मिनट, ओनली 10 मिनट आप रुक के देख लीजिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ 10 से 15 मिनट रुकेंगे, आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ दोस्तों पढ़ाने का तरीका है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं, पॉइंट अपने आप से खुद ही लिखता हूं, मैं उसको समझाता हूं। नोट्स आपको जो मैं लिखा रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको लिखते चलना है। जो मैं डायग्राम बनवा रहा हूं उसको आप बनाते चलेंगे साथ साथ।
आपका दोस्तों नोट्स भी बन जाएगा। आपको कुछ और मटेरियल्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको फिर से भी कहता हूं कि आप एक कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसकी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास इंडियन ज्योग्राफी की एक बुक हो, ताकि आप इसको पढ़ें, कभी कभी आप चाहें तो नोट्स के अलावा उस बुक को रिफर करें आपको पढ़ने के लिए। अदरवाइज आपको कोई और मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बहुत डिटेल से, और किसी एक बुक में ये इतना कंपाइलेशन नहीं मिलेगा जितना मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये बात है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको इन पठारों की दोस्तों थोड़ी लोकेशन दिखा देता हूं। हालांकि कल भी मैंने मैप बनाया था, आज फिर से मैं आपको मैप बना के इनको दिखा देता हूं कि आपको दोस्तों ये मैप में है कहां के। तो हम दोस्तों मैप में देखो आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम ये ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो इस वजह से थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे। ऊपर की तो ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, जैसे कि हम बनाएंगे अपने प्यारे भारत को, तो इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारा हो गया प्यारा भारत, ठीक है। प्यारे भारत में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कल बताया था, मैं दूसरे कलर से यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आपको मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ, उसका पर्पस ये है कि आप इसको समझ पाएँ अच्छे से। जैसे कि अगर हम बात करें, ये दोस्तों जो है अरावली पर्वत है, तो अरावली के पूर्व में दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पठार मिलेगा जिसको बोलते हैं मारवाड़ का पठार, मैंने लिखाया है मारवाड़ का पठार। फिर इसी के पश्चिम में यहाँ ऊपर की ओर दोस्तों आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बल्कि विस्तृत रहेगा, यूपी के आसपास के इलाके में, यूपी और एमपी वाला जो पार्ट है वो पूरा कवर करते हुए, ठीक है, यूपी में और एमपी का भाग जो है वो कवर करते हुए ये दोस्तों जो पठार होता है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, ऊपर, ठीक है। बुंदेलखंड के जस्ट यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको एक पठार मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। और फिर इसी तरीके से दोस्तों छोटा सा एक आपको बीच में यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ एक पठार मिलेगा, वो है दोस्तों आपको मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये मैप में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बट आपको एटलीस्ट लोकेशन ये याद रखना है कि पश्चिम से पूरब का इनका क्रम याद रखना है। तो पहले मारवाड़ आएगा, फिर मालवा आएगा, फिर बुंदेलखंड आएगा, फिर बघेल, और फिर इस तरीके से आपको देखेंगे, आप इस तरीके से देखेंगे ये दोस्तों क्या है, छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में पूरा इस तरीके से, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा इस तरीके से आप देखेंगे तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में पूरा इस तरीके से। और फिर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा और मैं बीच में गैप दे देता हूँ, इस तरीके से ये जो है ना, ये होता है दोस्तों मेघालय का पठार। क्या होता है? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो आज हम लोग को यहाँ से शुरू करना है। कल भी मैंने मैप बनवाया था, आज भी, ठीक है, बट आपको आज लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे विंध्यन है, सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के नीचे दोस्तों तापी नदी बहती इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे बन गया है, रुकिए एक सेकंड,
यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, विंध्यन होता है। विंध्यन के बाद यहाँ पे सतपुड़ा होता है और यहीं से सतपुड़ा के नीचे से तापी नदी बहती, और तापी के दक्षिण से दोस्तों, तापी के दक्षिण से अगर हम बात करें इस तरीके से जो है ये पूरा इस तरीके से आपको ये दक्कन का पठार आपको फैला हुआ मिलेगा। ये जो पूरा पठार होता है इसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का पठार। ठीक है, इसी दक्कन के पठार में ही दोस्तों महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार जो आप लोग पढ़ते रहते हैं वो मिलेगा। ठीक है, तो ये लोकेशंस है, ये कहाँ पर कौन सा है ये मैंने आपको दिखा दिया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको सबसे पहले आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि लोकेशंस। मैंने क्या बताया था कल, मैंने आपसे बताया था कि इनका क्रम आपको याद रखना है कैसा, पश्चिम से पूरब की। पहले मारवाड़ प्लेटू आएगा, इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, मारवाड़ प्लेटू। ठीक है, पठार। ये दोस्तों जो है वो बुंदेलखंड है, ऊपर जो है इसके ये बुंदेलखंड है जो यूपी एमपी में विस्तारित है, और ये बघेलखंड में, इसका कुछ भाग दोस्तों छत्तीसगढ़ में विस्तारित है, और यूपी एमपी छत्तीसगढ़, तो ये बघेलखंड है। और ये है दोस्तों मालवा, और ये जो है ये छोटा नागपुर, और ये दक्कन का पठार। कल भी मैंने ये मैप बनाया था, कल मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। ठीक है, आज बस मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, तो अब आपको लोकेशंस मिल गई होगी। और मैं आपको बता दूं ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, अभी मैं इसको, चलिए अब मैं लिखना कुछ पॉइंट शुरू करूंगा। चलिए आप हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ, जैसे कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेघालय का पठार। ठीक है, आज हमारा जो टारगेट है वो मेघालय का पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेघालय के पठार में दोस्तों देखें हम लोग क्या क्या पढ़ते वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझना है कि जो मेघालय का पठार है या जो मेघालय है वो किसका भाग है। अगर हम बात करें तो वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय का। ये पॉइंट मैंने जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय है, जो अगर हम बात करें जो 7 सिस्टर में अगर हम मेघालय को छोड़ दिया जाए तो 6 के 6 जो पार्ट हैं, जो कैसे हैं, जैसे कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये 7 सिस्टर और ये मेघालय, ये 7 सिस्टर होते हैं। इनमें से 6 क्या है दोस्तों, हिमालय, इनसे क्या होता है, हिमालय गुजरता है। बट जो मेघालय है, मेघालय से दोस्तों हिमालय की जो चोटियां वो नहीं होती, ना हिमालय वहां से गुजरता है। मेघालय किसका पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय पठार का। तो याद रखना है वो कैसे हो गया है कि दोस्तों ये जो, जैसे कि अगर हम बात करें, जब ये क्या कहते हैं, जब हमारे भारत का फॉर्मेशन चल रहा था उसी क्रम में क्या हुआ, जब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये जैसे ये टिल्टेड पॉइंट था थोड़ा सा इस तरीके से दोस्तों क्या है कि जो हमारा भारत है वो इस तरीके से टर्न कर रहा था। और टर्न करने के क्रम में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से क्या हुआ, जो यूरेशियन प्लेट थी, मैंने बताया था इधर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब ये इससे टकराया तो टकराने के बाद क्या हुआ, इस वाले हिस्से में, ठीक है, ये थोड़ा सा टर्न चल रहा था, ऐसे चल रहा था उत्तर पूर्व की ओर। तो जब ये इससे टकराया तो टकराने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ दोस्तों टकरा के उससे यूरेशियन प्लेट से सट गया, और क्या हुआ इसमें दोस्तों, क्या हुआ, क्रंच आ गई। मतलब थोड़ा हो सकता है कमजोर होगा कोई, तो क्या हुआ दोस्तों, उसमें भ्रंश पड़ गया, और भ्रंश पड़ गया तो दोस्तों क्या हुआ, वो उसमें दरार पड़ गई इस तरीके से। जैसे कि ये पार्ट था तो ये वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पे टूट गया, भारत का टूट गया। अब ये जब टूट गया, इसमें भ्रंश पड़ गई, ये भ्रंश पड़ गई, तो क्या हुआ दोस्तों, अब ये अलग हो गया। अब अलग हो गया तो दोस्तों अभी ऐसा नहीं है कि इसमें हमको कोई गर्द दे सकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी अपना अवसाद लेकर आती है, और इसमें क्या होती है, जमा करती जा रही। तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये पूरी तरीके से भर चुका है। पहले ये गर्द दिखता होगा, अब दोस्तों क्या है, ये गर्द अब नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो गंगा नदी है वो अपने अवसादों को लाकर वहां पे निक्षेपित कर दी है, इस वजह से वो एकदम दिखता है। और इसी भाग को दोस्तों, और ये बहुत उपजाऊ भाग है, और इस भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप या गारो राजमहल गैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो अब हम लोग पॉइंट लिखेंगे, फिर थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, मैं पहला पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे समझेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के, लिखते चलेंगे मेरे साथ, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें राजमहल पहाड़ियों से आगे, राजमहल पहाड़ी भी है दोस्तों। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों से आगे राजमहल पहाड़ी जो है दोस्तों, आपको जो ये क्या कहते हैं, ये जो झारखंड और बिहार वाले इलाके में आपको ये दिखेगी। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों से आगे
उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, की ओर फैली हुई है, जो मेघालय या शिलोंग, इसको शिलोंग का पठार बोलते हैं, या शिलोंग के पठार का निर्माण करती हैं, के पठार का निर्माण करती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार ही है। तो इसी वजह, क्योंकि अब ये अलग हो गया इस गैप की वजह से, ये भ्रंश की वजह से, तो ये अब इसीलिए अब यहाँ पे जो इसकी लास्ट वाली जो दिखती है आपको, राजमहल पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें राजमहल पहाड़ियों से आगे उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई हैं, जो मेघालय या शिलांग के पठार का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों पहला पॉइंट। इसमें सेकंड पॉइंट दोस्तों लिखेंगे, है ना, मेघालय का पठार, सेकंड पॉइंट, मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से, मुख्य पठार मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पूरा पठारी भाग है, मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से, मुख्य पठार का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो पूरा पठार का भाग है ये मुख्य पठार है, ठीक है। मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से गारो राजमहल गैप, ये याद रखना है, ठीक है, गारो राजमहल गैप, या ऐसे करके मालदा गैप के द्वारा अलग किया गया है, के द्वारा अलग किया गया है। मैंने लिखा है कि दूसरा पॉइंट समझना है थोड़ा सा, मैंने लिखा है कि मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से गारो राजमहल गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग किया गया है। यानी इसके बीच में ये जो पॉइंट जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, मान लो ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये मेघालय, ये जो भाग है दोस्तों, ये जो मैं बीच में इसमें आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक पेन से, इस तरीके जो मैं कर रहा हूँ, ये जो भाग है ना, ये है दोस्तों गारो राजमहल गैप, और ये अलग कर देता है, ये क्या कर देता है, प्रायद्वीपीय मेघालय के पठार को भारत के मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर रहा है। तो ये राजमहल गैप या गारो गैप। अब इसका निर्माण कैसे हुआ वो मैं पॉइंट आगे लिखूंगा, बट पहले आप इसको मिटा लें, पहले आप इसको लिख लें, ठीक है, लिख लेंगे आप इसको। तो अब आपने लिख लिया होगा तो मैं मिटा लूंगा आप इसको, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, बस थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट देखो लिखेंगे, इस गैप, कौन सा गैप, ये राजो, सॉरी क्या हो रहा है, इस गैप मतलब दोस्तों कौन सा गैप की अगर हम बात करें, इस गैप यानी राजमहल गारो गैप है ना, गारो राजमहल गैप, इस गैप या इसको खड्ड भी बोलते हैं, बुक में अगर लिखा होगा तो इस तरीके से खड्ड लिखा होगा, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है, खड्ड लिखा होगा। तो इस गैप का निर्माण भूपृष्ठ मतलब भूपरपट्टी दोस्तों, ठीक है, भूपृष्ठ में भ्रंश पड़ने के कारण हुआ, भ्रंश, इस गैप का निर्माण भूपृष्ठ में भ्रंश पड़ने के कारण हुआ था, जिसे गंगा नदी द्वारा निक्षेपित
जिसे गंगा नदी, ऐसे लिखो, ने, देखो इस गैप का निर्माण भूपृष्ठ में भ्रंश पड़ने के कारण हुआ था, जिसे गंगा नदी ने अपने निक्षेप से भर दिया। हाँ, ये सेंटेंस है, जिसे गंगा नदी ने अपने निक्षेप से भर दिया। निक्षेप मतलब दोस्तों क्या होता है? अवसाद लाती है, वो यहीं पे जमा करती है। जैसे मैंने बताया कि डेल्टा का जो निर्माण है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण है, अगर हम बात करें तो वो ही ये जो निक्षेपित भाग है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट लिखा है कि इस भाई भ्रंश पड़ गया था, जब ये टकराया तो दोस्तों टूटा, जो भ्रंश पड़ गया गड्ढा हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब गड्ढा हो गया तो दोनों अलग हो गए, एक मुख्य पठार और दोस्तों प्रायद्वीप जो मेघालय का पठार अलग हो गया, बीच में भ्रंश पड़ गया। अब हमको तो ये भ्रंश दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या है, जो गंगा नदी है वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ये सारा अवसाद निक्षेपित कर दिया, यानी जमा कर दिया। जमा करने से क्या हुआ, वो गैप जो क्या है वो भर गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गारो राजमहल गैप बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों ना, चावल उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जूट एवं चावल बहुत प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जो मैंने पीछे पढ़ाया है आपको वही देखो यूज करूंगा। देखो ज्योग्राफी में क्या होता है ना, आप अगर मैप आपका अच्छे से तैयार है, तो आप कुछ पॉइंट ऐसे बना सकते हैं जो आप किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि अगर हम बात करें इसके पश्चिम में, ऐसे लिखेंगे, देखो इसके पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियां, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, गारो पहाड़ियां, कॉमा मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतियां तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा। देखो अब इसको समझाएंगे। इसके पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग में खासी जयंतियां तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियां हैं। ये पॉइंट कुछ ज्यादा कठिन नहीं। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर देखो, मैंने जैसे कि बताया, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों मान लो मेघालय है, इसको सपोज करो ये मेघालय है। मेघालय में मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि यह गारो है, खासी है, जयंतियां हैं, इसके बीच में मैंने आपको शिलांग पढ़ाया था। जब आप चोटियां पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतियां हैं, और यहाँ पे आपको इस तरीके से रेंज मिलेंगी, मिकिर और रेंगमा रेंज, जो असम में मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे आपको ये मिकिर है ऊपर वाली, और मिकिर के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे असम में रेंगमा। ये याद रखना है कि भूल जाते हैं आप लोग, पीछा पढ़ेंगे बार बार। तो मिकिर और रेंगमा, तो मैंने वही लिखा है। इसके पूर्वी भाग में गारो दिख रहा है, पूर्वी भाग में गारो पहाड़ियाँ, तो गारो है। पश्चिम मध्यवर्ती भाग में राजमहल एवं खासी एवं राजमहल, तो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हो गई पश्चिमी भाग मध्यवर्ती भाग में। और पूर्वी भाग में मैंने लिखा है मिकिर एवं मिकिर पहाड़ियाँ, या रेंगमा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पहाड़ी लिखी, पूर्वी भाग में रिकिम पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। तो ये दोस्तों क्या है, आप मैप अगर आपको तैयार है तो आप एक दो पॉइंट, मान लीजिए कभी 150 वर्ड का नहीं याद आ रहा है, तो उस मैप से रिलेटेड आप एक दो पॉइंट लिख दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं, ये काम होता है। आप बस उसको पढ़े रखे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो, आप आराम से उसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों मेघालय के पठार की। ठीक है, मेघालय की पठार की बात करें, अगर हम बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नोकरेक है, इसका सबसे ऊंचा स्थल, ऐसे लिख ले पॉइंट आगे, चलो एक लिखाई देते हैं। इसका सबसे ऊंचा स्थल लिखो, अगला पॉइंट, इसका सबसे ऊंचा स्थल, सबसे ऊंचा स्थल नोक रेक है।
इसका सबसे ऊंचा स्थल नोकरेक है, या सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं, कुछ भी मान लो, ये मैंने स्थल लिखा दिया, नोकरेक है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये 1214 मीटर ऊंचा है, बट आपको वो लिखना नहीं है डेट, ये कितना मीटर ऊंचा है कितना छोटा, वो जरूरत नहीं, बट ये याद रखिए नोकरेक, नोकरेक है ना, ये बात हो गई। तो ये हो गई दोस्तों हमारे मेघालय के पठार की बात। ठीक है, तो ये है हमारे मेघालय के पठार की बात हो गई। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं इसको क्या है दोस्तों, इसको मैं मिटाल रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटाल रहा हूं, और अब ऊपर से भाई मैं ये भी मिटाल दूंगा, ताकि मैं पॉइंट को बढ़ा के लिख सकूं आपके लिए। अब इसका यूज नहीं है ना, क्योंकि अब आप लोग ने बना लिया होगा, तो अब जो खत्म हो चुका है उसका मिटाल देता हूं। इस तरीके से ये, ठीक है, तो ये बात हो गई, और मैं इसको भी अब पूरा समाप्त। ठीक है, आपको दोस्तों पढ़ाई ऐसी ही करनी है, आपको ऐसा नहीं है कि दोस्तों बस छोटा छोटा पढ़ लिए, तैयारी कर ली। आजकल पेपर का स्टैंडर्ड आप लोग देख रहे हैं, जीएस हो या कोई भी हो, थोड़ा सा अगर आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिर सीरियस होना ही पड़ेगा, और इसी लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बोरिंग सा कर दे रहा हूँ, या आपको लग समझ में नहीं, दोस्तों मैं आपको बता दूं ना, आप जाके यूट्यूब पे छान मारिएगा, जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें आसान वे में देने की कोशिश कर रहा हूँ, और चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के दे रहा हूँ, जितना इजी वे में कर दिया मैंने ना, उतना दोस्तों आपको मैं, और जिस तरीके से आपको लिखाता हूँ, हर चीज़ देता हूँ, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों आप अच्छा सा एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मेरा पर्पस है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो, आप क्वेश्चन लिखने लायक हो, अगर आपसे कोई ज्योग्राफी में कुछ पूछता है तो आप बताने लायक हो, या आप दूसरों को पढ़ाने लायक हो। इस तरीके से आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है, तभी आप, और आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आपको करना कि क्लास देखते रहिए, नोट्स को रिवीजन करते रहिए, और तीसरा काम क्या है कि आप जो मेरा वीडियो है आप उसको बार 1 से 2 बार 3 बार अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको रिवीजन बार बार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, और नोट्स तो जरूर ही बनाना है, और बुक्स एक पढ़ते रहना है बस, और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, या जिसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, ऐसे करके दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप, ये बात हो गई। तो अगर अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये तापी नदी के दक्षिण में, इसमें अगला पहला पॉइंट लिखेंगे, मैं पॉइंट लिख रहा हूं फिर मैं समझा दूंगा। यह तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। कोई दिक्कत पहला पॉइंट समझने में? नहीं दिक्कत हो रही है तो अभी देखो, दिक्कत हो रही तो भी समझ लो। मैंने पॉइंट लिखा है कि यह तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। तो मैंने क्या बताया, ये यहां से इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तापी नदी निकलती है, मैं डिफरेंट पेन से बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे, इसको ब्लैक से ही बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैं मिटाल दे रहा हूँ, और इसके ऊपर यहां से इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, तापी नदी निकलती है। तो मैंने लिखा है तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति। तो देखो त्रिभुजाकार दिख रहा है ना आपको, त्रिभुजाकार दिख रहा है, तो त्रिभुजाकार आकृति में फैला है। पहली पॉइंट तो ये हो गई। फिर लिखना है यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग। अब एक चीज देखो याद रखना है, मैंने आपको जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था, जब पहली क्लास ली थी, तब मैंने बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना प्राचीन पठार है ना। 2 पॉइंट चीजें उसमें बताई थी। फिर मैंने आप इसमें क्या लिखा है, यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या आता है,
तो जैसे हम बात करें अगर मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और क्या कहते हैं मेघालय का पठार, ये सारे, और ये दक्कन का पठार, ये सारे पठार मिलाकर हम लोग बोलते हैं दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय पठार। बट अगर इनमें से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी आकृति देखो, देखने में आप अपने डायग्राम में आप देखेंगे तो दक्कन के पठार दिख रहा है। तो यही पॉइंट मैंने आपको लिखा है कि यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है, यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो दक्कन का पठार जो है सबसे बड़ा भाग है। ये पॉइंट आप समझ में आया, क्लियर है। आप मैप देखिए और उनकी आकृति को मिला के देख लीजिए एक बार, कौन सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सारा कुछ तो पठार ही है, बट उसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो दक्कन का पठार। तो आप देखेंगे तो दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है। पॉइंट आप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह पठार किससे बना है, और इस पठार का दोस्तों निर्माण जो है वो लावा से हुआ है। जैसे कि बताया, मैं बताऊं आपको, जब दोस्तों क्या हुआ, जब हमारा भारत जब पहले प्रायद्वीपीय पठार खाली प्रायद्वीप था, तो जब उस समय क्या था, जब ये उस समय देखो मैंने बताया पहली क्लास में कि जब ये पेंथलासा और जो सारी चीज़ें जब चल रही थी, पेंजिया, जब ये टूटा, भारत अलग हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जब ये मतलब उससे अलग हुआ जब, तो क्या हुआ फिर जब ये आगे की ओर ट्रेवल कर रहा था दोस्तों, वहीं बीच में एक रीयूनियन द्वीप था। रीयूनियन द्वीप से वो क्या था, एक ज्वालामुखी द्वीप था, और जब वो उससे गुजरा तो दोस्तों क्या हुआ, वह उस पर दोस्तों क्या हुआ, वो जो लावा है जो धीरे धीरे इसको भी मेल्ट कर दिया उसने, ठीक है। और मेल्ट करके क्या हुआ, वो लावा दोस्तों क्या है ऊपर निकलने लगा। जब इस तरीके से ऊपर निकलने लगा तो ये लावा दोस्तों क्या है पूरे में फैल गया, ठीक है। और हमारा भारत तो दोस्तों आगे की ओर टर्न ही कर रहा है, वो टर्न करते करते आ गया इधर। अब वो रीयूनियन द्वीप वही है और ये दोस्तों आ गया भारत हमारा यहाँ पे। बट ये जो ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र था दक्कन वाला, है ना, ये जो ज्वालामुखी वाला, और वो ज्वालामुखी जो होती है वो बेसाल्टिक लावा से निकालती है। तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये जो पूरा क्षेत्र जो है वो लावा से निर्मित है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए, ठीक है। यह पठार मुख्यतः बेसाल्टिक लावा। अब मैं ये बेसाल्टिक लावा और क्षारीय लावा क्या होता है, तो मैं ये आपको बता दूं, लावा दो प्रकार का होता है, एक बेसाल्टिक और एक क्षारीय। मैं इसको आपको जब आगे बताऊंगा, कब, जब आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। बट अभी आप लिख लीजिए, यह मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। यह पठार मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, जो लिखते चलेंगे, जो लोहे एवं मैग्नीशियम से समृद्ध है, यही कारण है कि, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, यही कारण है कि इस भाग पर स्थित राज्य, यही कारण है कि इस पठार पर स्थित राज्यों में इस पठार पर स्थित राज्य लोहा एवं मैग्नीशियम की दृष्टि से समृद्ध है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समृद्ध है। मैंने लिखा है कि इस जो प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्कन पठार है, दक्कन का पठार दोस्तों मुख्यतः लावा से निर्मित है, और कैसा है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। अभी बेसाल्टिक और क्षारीय लावा क्या होता है मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यह पठार मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बना हुआ, जो लोहे एवं मैग्नीशियम से समृद्ध है। यानी जो बेसाल्टिक लावा होता है उसमें लोहा और क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए इसको बेसाल्टिक लावा बोला ही जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो जब ये बेसाल्टिक लावा से बना है और इसमें लोहा एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, तो इसी वजह से क्या है, अगर आप देखें जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, और जो क्या कहते हैं
दक्षिणी अगर हम बात करें एमपी, और अगर हम बात करें जो क्या कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र वाला इलाका, कर्नाटक वाला इलाका, यहाँ पे आप देखेंगे तो लोहा और मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि इस पठार पर स्थित राज्य लोहा एवं मैग्नीशियम की दृष्टि से समृद्ध है। तो जो पठार, जो राज्य इस पठार के आसपास विस्तृत में स्थित हैं, उनमें दोस्तों लोहा एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। क्योंकि जो बेसाल्टिक लावा है वो लोहा एवं मैग्नीशियम से बना होता है, तो यार जाहिर सी बात है, तो ये भी वहाँ समृद्ध होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो फट से लिखें, फिर मैं इसको मिटाल के आगे कंटिन्यू करता है आपके लिए। ठीक है, ठीक, तो ये बात हो गई। अब मैं इसके आगे और भी लिखता हूं। ठीक है, और पॉइंट आगे लिखते चलेंगे हम लोग साथ में। ठीक है, इस लिखेंगे, इस पठार का ढाल, इस पठार का ढाल, पठार की ढाल, इस पठार की ढाल, पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, और है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, ये पठार है, तो इस पठार की ढाल इस तरीके से, इधर ऐसी है, ढाल ऐसी है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो पश्चिम ये है, पूरब ये, तो इस तरीके से इसकी ढाल है। ठीक है, अब पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने पॉइंट लिखा है, इस पठार की ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, ये पश्चिम होता है, आप भी जानते हैं, जहाँ सूरज डूबता है ये पूर्व है, तो ये इस तरीके से ढाल है, इस तरीके से नीचा है। ठीक है, ये ढाल है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर, एक एक पॉइंट समझते चलना है आपको, ऐसा ही नहीं लिखना है और बस लिख लिया, नहीं, मैं लिखाने के साथ में हर पॉइंट समझाता हूँ, जो पॉइंट समझाने लायक है मैं उसे जरूर समझाता हूँ। ठीक है, इस पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसी कारण, अब इसी में अगला पॉइंट इसी में लिखना है, इसी कारण महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ढाल है तो हमने बताया कि पानी हमेशा ढाल से ऊंचे से नीचे की ओर होता है, यानी ऊंचा ढाल यहां से, ऐसा नहीं कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, नहीं, हवा नहीं है, हवा तो उसको क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है, बट पानी जो होता है वो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, ढाल जिधर होगा उधर ही जाएगा, तो इसी वजह से नदियां क्या होती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर मान लो जो ये इसका ढाल दोस्तों क्या है, इसका ढाल अगर इधर की ओर होता तो नदियां भी फिर इधर की ओर बहने लगती। ठीक है, एक ढाल भी दोस्तों क्या है, नदियों के प्रवाहित होने का एक मेजर रीजन होता है। मैंने किसी क्लास में इसको बताया है कि, ठीक है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके 4-5 मिनट लिया है इसको बताने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। लिखो, इसमें आगे लिखो, इन नदियों ने जो है अपनी घाटियां बनाई हैं। ठीक है, इन नदियों ने, आगे अगला पॉइंट लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है, इन नदियों ने अपनी घाटियों इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफी गहरा कर दिया है। इसको समझाऊंगा मैं, पहले पॉइंट लिख लो, गहरा कर दिया है, जो समूचे पठार को कई
अलग 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 भागों में समूचे पठार को कई पठार को कई छोटे छोटे पठारों में, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, समूचे पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है, में विभक्त या बांट दिया है, विभक्त कर दिया है। जैसे पहला है महाराष्ट्र का पठार, सेकंड है तेलंगाना का पठार, थर्ड है कर्नाटक का पठार। अब आपको समझ में आ गया ना कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं कि जो ना मिले, ठीक है। तो अब ये होता है दोस्तों समापन। तो अब पहले इसको समझेंगे, इस पॉइंट को। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफी गहरा कर दिया है, जो समूचे पठार को, समूचा पठार मतलब दक्कन का जो पठार है उसको क्या करता है, जो समूचे पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है, समूचे पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। जिसने लिखो, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा काफी गहरा कर दिया है और समूचे पठार को कई छोटे छोटे भागों में विभक्त, और लिख दो, सेंटेंस बनाओ, और ठीक है, बस इतना सा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा काट पीट, क्योंकि सेंटेंस बनाना होता है ना मेन चीज। इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफी गहरा कर दिया है और समूचे पठार को कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया। देखो क्या है, जैसे कि मान लो, मैं इसको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे कि ये मान लो पठार है। अब इस पठार से क्या होगा, कई नदियां बह रही हैं, इस तरीके से नदियां बह रही हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही, नदियां बह रही हैं। अब जैसे ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अब ये नदियां जब बार बार बहती रहेंगी तो क्या करेंगी दोस्तों, ये नदियां जिस रास्ते से गुजरेंगी वहां पे क्या होगी, कटाव छटाव करेंगी। तो क्या होगा, इन नदियों ने क्या कर दिया, कटाव छटाव करते करते इन नदियों ने बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियां बना दी, गहरी और चौड़ी घाटियां बना दी। इस तरीके से ये भी नदी ने क्या होगा, गहरी चोटी। अब दोस्तों क्या होगा, इन दोनों के बीच अब ये अलग हो गया कि नहीं हुआ, क्षेत्र, ये क्षेत्र अलग हो गया, ये क्षेत्र अलग हो गया, ये क्षेत्र अलग हो गया। क्यों, क्योंकि इस घाटी ने इस क्षेत्र को अलग कर दिया, इसने इसको अलग कर दिया, ये ऊपर अलग हो गया, ये ऊपर अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इनको अलग अलग, जैसे कि इसका ज्यादातर विस्तार तेलंगाना में है तो तेलंगाना पठार, इसका ज्यादातर विस्तार महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र, इसका ज्यादातर विस्तार कर्नाटक में तो उसका कर्नाटक का पठार। बस इस तरीके से पॉइंट इसको लिखना था, समझना था। समझ में आ गया ना, मैंने समझा, समझ में आ गया। देखो मैंने बताया कि जैसे मान लो ये पूरा पठार है, 4 नदियां मैंने निकाल दी। अब ये नदियां जिस रास्ते से जाएंगी वहां कटाव छटाव कर देंगी, और लंबे समय से बहेंगी तो क्या होगा, ज्यादा कटाव छटाव कर देंगी, गहराई में भी कटाव छटाव, तो क्या होगा दोस्तों, काफी गहरी घाटियां बन गई। अभी जब ये घाटियां बन जाती तो क्या होगा दोस्तों, दो स्थलों को अलग कर दिया भाई। जैसे मान लो पहले ये था, ठीक है, ये कोई स्थल था, समझो थोड़ा सा, और ये स्थल था, अब ये नदी आ रही है। मान लो पहले ऐसे थोड़ा सा इसने काटा, पहले आई नदी, थोड़ा सा रास्ता बनाया, ऐसे ऐसे करके बहने लगी, ठीक है। मैं नीले कलर से इस नदी को बना रहा हूँ, थोड़ा समझना है इसको, चीज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ लेंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। ये स्थल था, और फिर क्या हुआ, पहले जो कोई नदी आ रही थी तो वो क्या हुआ दोस्तों, पहले उसने इस तरीके की छोटा सा, अब जब ये छोटा सा क्षेत्र जाएगी, गुजरेगी, तो भाई इसने स्टाइल जो इसको अलग कर दिया ना, इस दो प्लेस को अलग कर दिया। ये जो प्लेस है इसको इधर देखो, और ये अलग हो गया। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये और चौड़ी हो जाएगी, और कुछ नीचे गहरी भी होती जाएगी, तो इस वजह से दोस्तों अब ये क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग, तो इसी वजह से इनका अलग अलग पठार बन जाता है, ठीक है। अब पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों हो गई हमारी बात दक्कन का पठार और दोस्तों दक्कन ट्रैप की, और ये पूरा तरीके से अब होता है प्रायद्वीपीय पठार का समापन।
अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ बचा है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कराऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ, श्रेणियाँ और जो इसकी जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम लोग स्टेट वाइज करेंगे। तो इसकी दोस्तों क्लासेस जो है कल से स्टार्ट होगी। आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे। और अब ये दोस्तों जो कल का जो पेपर है, जो मतलब कल की जो हम लोग क्लास कराएंगे, वो दोस्तों पीटी और में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते रहते हैं। हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलता रहता है। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाइज तो चोटियाँ रहेंगी रेंज मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा उनको ना कि दोबारा आपको बस रिवीजन की जरूरत होगी, आपको बार बार कहीं से पढ़ने। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जितना मैं आपको कंप्रिहेंसिव कवर कर रहा हूँ, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, किसी का नोट्स उठा के देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा अगर डिटेल आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं इतना कवर कर दे रहा हूँ ना दोस्तों। मैं ज्योग्राफी में मैंने खुद बहुत पढ़ा है और खुद कई बुकों को मैंने रेफर किया है और कई बुकों को मिलाकर मैंने एक नोट्स बनाया, कंपाइलेशन किया है, जो दोस्तों आप किसी भी पेपर में आप बैठ जाएंगे ना, आपका पेपर से अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो आपको मिलेगा जरूर वो क्वेश्चन। उस टॉपिक से रिलेटेड अगर होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आपसे मेरा दोस्तों एक निवेदन है कि अगर वीडियो को यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको वहां तक पहुंच जाए। थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दोस्तों, मेरा ये जो चल रहा है, मेरी देखो मैंने पहले भी इंडियन ज्योग्राफी क्लास की कराई थी, पहला सीरीज कराई थी मैंने। जब तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं की तब तक मैं कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ता हूँ। मैंने देखो हिस्ट्री शुरू की थी तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू खत्म की, पूरा मेडल हिस्ट्री पूरा पढ़ाया। फिर इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज लेकर आया तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाओ। अब वो चल रहा है तो मैं पूरा इंडियन ज्योग्राफी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा कोई टॉपिक जो चीज़ है मैं लूँगा नहीं। मेरा ये खासियत है, जब तक मैं पूरा नहीं करा दूंगा मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र होकर रहिए कि पता चले कि आधा छोड़ के नहीं। मैं अदर यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, एक एक टॉपिक और टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से लिंक करके पढ़ रहे हैं। तो आपका दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारे टॉपिक्स यहीं मिल जाएंगे। और मैं इंडियन ज्योग्राफी में ही कुछ चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी की भी पढ़ा दूंगा, जैसे खनिज है, उद्योग, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पढ़ाऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहें, ठीक है दोस्तों, और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ये आपको बता दूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और बाकी दोस्तों कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।